नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। रबी फसलों में प्रारंभिक जुताई के लिए रोटावेटर है एक उपयोगी कृषि यंत्र। पंगेसियस मछली का पालन कर सफल किसान बने हैं गोपालगंज जिले के प्रशांत कुमार सिंह। और 30 नवंबर तक है रबी मक्का की बुआई का उपयुक्त समय। कृषि जगत में यंत्रों का काफ़ी महत्व है। कृषि यंत्र न सिर्फ लागत को कम करता है बल्कि अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए उपज में वृद्धि कर किसानों की कृषि से होने वाले आय को भी बढ़ाता है। जो किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो पहले ये जान लें कि उन्हें कोई भी कृषि यंत्र मेला में ही मिलेगा। मेला मोड के माध्यम से ही उनको यंत्र मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रखंड में अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से उन्हें मिलना होगा और उनसे मिल करके एक आवेदन भरना होगा। आवेदन के समय उनसे ज़मीन की उनसे रिसीट की मांग होगी, रसीद की मांग होगी, वे सभी फुलफ़िल करेंगे। एक फ़ोटोग्राफ देना होगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। यदि पंप सेट लेना है तो उनको ½ एकड़ ज़मीन होना चाहिए। यदि पावर टिलर लेना है तो उनको 1 एकड़ ज़मीन कम से कम होनी चाहिए। ट्रैक्टर में 2 क्वालिटी है, 2 स्ट्रेंथ का है। यदि 15 हॉर्स पावर तक आपको ट्रैक्टर लेना है तो 15 हॉर्स पावर तक के लिए उनको कम से कम 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। 15 हॉर्स पावर से ज़्यादा पावर का लेना है ट्रैक्टर तो उनको कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। यदि कंबाइन हार्वेस्टर लेना है तो कम से कम 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद प्रखंड से आपके आवेदन को जिला में भेज दिए जाएंगे। जिला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के मुताबिक आपको स्वीकृति पत्र दे दी जाएगी और स्वीकृति पत्र देने के बाद उसमें आपको डेट बता दिया जाएगा कि अमुक तारीख को जिला में मेला लग रहा है। उस मेला में आप भाग लेंगे और स्वीकृति पत्र दिखला करके आप जिस कंपनी का चाहें, आपके लिए खुला है ऑप्शन, जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का आप वहाँ पे मशीन यंत्र खरीद सकते हैं। किसान भाई, पंगेसियस मछली पालन करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं क्योंकि इस मछली पालन में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती और लगभग 6 महीने में ही 1 किलो से 1.25 किलो वजन तक की मछली तैयार हो जाती है। आज कई किसान पंगेसियस मछली पालन कर लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बिहार के गोपालगंज जिले के प्रगतिशील मछली पालक प्रशांत कुमार सिंह। मैं पिछले 3 साल से तालाब डेवलप के काम में लगा हुआ हूँ। ये तालाब मेरा 3 ईयर हो गया। इसमें मैं पिछले बार जो मछली जो मैं डाला था करीब 1 साल में 1.5 से 2 केजी के साइज में सब मछली आई, निकाले हम। उस बार फिर इस बार नए साल में पेंगेसियस डाले हुए हैं। पहले दूसरे मछली डालता था इसमें, रोहू, कतला, नैनी, जो करीब 1 साल में 1.5 से 2 केजी के साइज में आदमी निकालता था पहले। तो इस बार आदमी पेंगेसियस इसमें डाले हुए करीब 10,000 पीस आदमी डाले हुए, जिसमें 10,000 पीस और मछली इसमें पड़ना है जो बाई रोड आ रहा है। किसान भाइयों, रबी मक्का की बुआई 30 नवंबर तक की जा सकती है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं शक्तिमान 1, 2, 3, 4, 5 एवं 1 लक्ष्मी, देवकी, सुआन। बीज दर के लिए किसान भाई 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ही व्यवहार करें। हरी सब्जियां हैं अच्छे सेहत का खजाना। मंडी भाव में चलते हैं मीठापुर सब्जी मंडी हरी सब्जियों के भाव जानने के लिए। कद्दू 20 रुपये है, वो भिंडी 30 रुपये किलो, टमाटर 40 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, लाल साग 30 रुपये किलो। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की भी संभावना है।
अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम संबंधी जानकारियां ली और अब हम आपको कृषि संबंधी अन्य जानकारी के लिए कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको ढेर सारी नई जानकारियां दें। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, धान के कटने का समय है और गेहूं के बुआई का समय है। तो ऐसे में जो हमारे किसान बंधु अपने खेतों में धान कटने के बाद गेहूं की बुआई करने को तैयार हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि कैसे अपने खेतों में गेहूं के समय जल प्रबंधन उचित तरीके से करें ताकि उनकी फसल अच्छी हो। कब कब खाद देना है, कौन सा खाद देना है, किस तरह के बीज का प्रयोग करेंगे हम, और जल का खास तौर से कब कब हमें प्रयोग करना है गेहूं के लिए, इसी से जुड़ी हुई बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस बातचीत के लिए आज हम हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के परिसर में और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी से। आप भूमि एवं जल संरक्षण जो विभाग है उसके प्रमुख हैं। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में उपाध्याय जी हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि अभी हमारे जो किसान बंधु हैं अपने खेतों में धान की कटनी शुरू कर चुके हैं लगभग, और आने वाले समय में गेहूं की बुआई होने वाली है। तो गेहूं की बुआई के समय कैसे जल का प्रबंधन करें, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रबी के फसल के समय में किन किन फसलों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। किसान भाइयों, बिहार में रबी में मुख्यतया गेहूं, मक्का और इसके साथ साथ दलहन में मसूर, चना, मटर, तिलहन में राई, सरसों, अलसी, तीसी, ईख इत्यादि होती हैं। उसके साथ ही साथ सब्जियों में आलू, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी इत्यादि फसलें रबी की मुख्य फसलों में मानी जाती हैं। चूँकि गेहूं इस क्षेत्र की रबी की मुख्य फसल है और अगर देखा जाए तो लगभग 1.80 मतलब 1.80 लाख हेक्टेयर में ये गेहूं की फसल होती है पूरे हमारे भारतवर्ष में, और इसके लगभग 25% ये सारी फसलों का पानी उपयोग में लाती है। तो गेहूं में जल प्रबंध की बहुत आवश्यकता होती है। गेहूं के बारे में या कोई भी फसल हो, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि कृषि में 3 चीज़ें बहुत उपयोगी हैं: समयबद्धता, मात्रा और गुणवत्ता। समयबद्धता से मेरा तात्पर्य यह है कि गेहूं की बुआई सही समय पर होनी चाहिए, और गेहूं की बुआई का सही समय शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक या प्रथम सप्ताह दिसंबर का। जल प्रबंध की जहाँ तक बात है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण हैं: कब, कैसे और कितना। इसीलिए मैंने लिखा है कि कब, कैसे, कितना दें जल, कैसे बढ़े दक्षता हर पल, इस जल प्रबंध पर जिसका ध्यान ज़्यादा उपजाए वही किसान। तो गेहूं में मैं अपने किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि गेहूं में जल या सिंचाई की विधि अधिकतर पट्टीदार नुमा खेती होती है। बॉर्डर बना करके गेहूं में सिंचाई की जाती है। इसीलिए मैंने लिखा है कि गेहूं में तुम करना भैया बॉर्डर बना के पटवन, 3 इंच के 4 पानी से निश्चित बढ़ेगा उत्पादन। गेहूं में अधिक से अधिक बिहार में 4 सिंचाई की जाती हैं। अब किसान भाइयों के लिए ये जानना
उचित होगा कि कब सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करने के मुख्यतया 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में नमी के अनुसार। मिट्टी में कितनी नमी है उस नमी को देखते हुए सिंचाई की जाती है। अगर मिट्टी में नमी कम है तो मिट्टी में उस नमी को पूरा करने के लिए पटवन दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आपके साथ ये बातचीत जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। और सही समय पर अगर सही बुआई हो तो निश्चित रूप से उत्पादन हम बेहतर ले सकते हैं। अब जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है कि गेहूं में कब कब हम जल दें, क्या उसके बुआई से पहले या जब उसके कल्ले फूटते हैं तब, या कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं जब उसको जल की आवश्यकता होती है जिससे हमारा फसल बेहतर हो? गेहूं में सिंचाई की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि मौसम के अनुसार। मौसम में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य की रोशनी और हवा का वेग, ये चीज़ें मुख्य कारक हैं जो गेहूं में जल की आवश्यकता कितनी है इसको निकालने में सहायक होते हैं। दूसरी विधि होती है मिट्टी में नमी के अनुसार। अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए पटवन दिया जाता है ताकि जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में गेहूं के लिए पानी उपलब्ध हो सके। और तीसरी विधि होती है फसल की क्रांतिक अवस्था के अनुसार, यानी वो अवस्था जो जल के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है। उस अवस्था में अगर जल फसल के लिए दिया जाता है तो उससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। तो गेहूं के क्रांतिक अवस्था के अनुसार किसान भाई जल देना, सिंचाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि वो कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जो गेहूं में पाई जाती हैं। किसान भाइयों, गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली क्रांतिक अवस्था होती है शीर्ष जड़ बनना, जिसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये अवस्था 21 से 25 दिन, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद आती है। दूसरी अवस्था होती है कल्ला फूटना। ये अवस्था 40 से 45 दिन के बाद में आती है। तीसरी अवस्था होती है गांठ बनना। ये अवस्था 60 से 65 दिन के बाद आती है। चौथी अवस्था होती है फूल आना।
ये अवस्था 80 से 85 दिन बाद। फिर दूध बनना, ये अवस्था 105 से 110 दिन बाद। और दूध पकना 120 से 125 दिन बाद। अब इनमें से, इन 6 अवस्थाओं में से जो सबसे संवेदनशील अवस्था होती है वो है शीर्ष जड़ बनना, अर्थात 21 से 25 दिन बाद। ऐसा वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर किसान भाई केवल एक ही पटवन की व्यवस्था कर सकते हैं तो उनको शीर्ष जड़ बनना वाली जो अवस्था है उस पर उनको पटवन करना चाहिए। अगर किसान भाई इस अवस्था पर पटवन नहीं कर पाए तो उनके उत्पादन में 20 से 30% की कमी आती है। इसलिए अगर केवल एक ही पटवन कर सकते हैं तो शीर्ष जड़ बनना वाली अवस्था पर उनको पटवन करना चाहिए। अगर उनके पास 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो शीर्ष जड़ बनना और फूल आने की अवस्था, इन 2 अवस्थाओं पर उनको पटवन करना चाहिए। अगर वो 3 पटवन कर सकते हैं तो शीर्ष जड़ बनना, गांठ बनना और दूधिया अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। और यदि वो 4 अवस्थाओं पर पटवन कर सकते हैं, 4 पटवन की उनके पास व्यवस्था है, तो शीर्ष जड़ बनना, कल्ला फूटना, फूल आना और दूधिया अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं जिन पर वो पटवन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने किसान भाइयों को समझाने के लिए लिखा है कि हो यदि एक पटवन की व्यवस्था तो शीर्ष जड़ बनना ही है उपयुक्त अवस्था। यदि कर सकते हो तुम 2 सिंचाई तो शीर्ष जड़ बनना और फूल आना ना भूलो भाई। संभव हो पाए यदि 3 पानी की व्यवस्था तो याद रखें शीर्ष जड़ बनना, गांठ बनना और दूधिया अवस्था। संभव हो पाए यदि 4 पानी की उत्तम व्यवस्था तो याद रखें शीर्ष जड़ बनना, कल्ला फूटना, फूल आना और दूधिया अवस्था। जी, ये तो बात हुई कि कब कब हम जल देंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान बंधु जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पटवन की जो विधि है वो किस किस तरीके से हो सकती है, कौन कौन सी उचित व्यवस्था हो सकती है जिसके माध्यम से वो सही तरीके से अपने गेहूं में पटवन कर सकेंगे ताकि उचित लाभ ले सकें, उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, गेहूं में बॉर्डर विधि से पटवन किया जाता है, जहां किसान भाई लगभग 70 से 80 मीटर का बॉर्डर और 5 से 8 मीटर की चौड़ाई वाले बॉर्डर लेते हैं और उसमें पटवन करते हैं। और जब वो 1/4 के आसपास लंबाई बचती है तब उसमें पटवन करना बंद कर देते हैं ताकि वो पानी आखिर तक पहुंच सके, क्योंकि गेहूं के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम 4 पटवन कर रहे हैं तो 3 इंच के 4 पटवन उसके लिए पर्याप्त होते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम बहुत ही, अगर हमारी बलुई मिट्टी है तो हम उसमें हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं लेकिन हल्की सिंचाई करें। और अगर हमारी केवाल मिट्टी है या भारी मिट्टी है तब हम उसमें कम सिंचाई करें लेकिन हमारा उसमें सिंचाई की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। तो ये किसान भाइयों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी विधि होती है क्यारी विधि, जिसमें क्यारियाँ बना करके उसमें पटवन किया जा सकता है और उससे जो है वो पानी की बचत होती है। और तीसरी विधि स्प्रिंकलर विधि होती है। स्प्रिंकलर विधि से पानी फसल के ऊपर प्रयोग किया जाता है और वो पानी फुहार की तरह फसल पर पड़ता है। उसका जो प्रभाव है वो फसल पर अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर छोटी जोत के जो किसान हैं उनके लिए स्प्रिंकलर विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो उनके खेत से बाहर भी पटवन कर सकता है। हम लोगों ने
एक लेवा विधि, जिसको हम कहते हैं लो एनर्जी वाटर एप्लीकेशन, वो विधि से पटवन करने का प्रयास किया है और वो विधि भी गेहूं में काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। बॉर्डर विधि के मुकाबले में उसमें लगभग 50% तक पानी की बचत होती है और उससे उत्पादन भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आवश्यकता इस बात की है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करके और फसल की क्रांतिक अवस्थाओं को, जिन अवस्थाओं में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उन अवस्थाओं को पहचान कर हम अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और हम फसल को सिंचाई करके उसकी कम पानी से अधिक फसल की सिंचाई करके सिंचाई की दक्षता में भी वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, निश्चित रूप से गेहूं के बुआई से लेकर गेहूं के कटनी तक, इस बीच में कब कब उससे जल चाहिए, कितनी मात्रा में जल चाहिए, किस विधि से उसे जल देंगे, इस विषय पर मुझे लगता है विस्तारपूर्वक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी ने आपको जानकारी दी है। इस पूरी जानकारी के लिए हम डॉक्टर उपाध्याय जी का धन्यवाद करते हैं। किसान भाइयों, आपके साथ ये बातचीत जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अभी जो बातचीत हुई है कि कैसे गेहूं के फसल में हम कैसे जल प्रबंधन करेंगे, इसको लेकर कि कब गेहूं के बुआई से लेकर गेहूं के कटाई तक कब कब हम उसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी जल की, और कैसे हम उस किस विधि से कैसे उसमें जल देंगे, इसको लेकर बातचीत हुई। और मुझे लगता है ये पूरी बातचीत आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। किसान भाइयों, ऐसे ही देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम अलग अलग विशेषज्ञों से, अलग अलग जानकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और हम अच्छे तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।